नहीं स्टूडेंट, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th के व्यवसायिक अध्ययन में यूनिट सेकंड का चैप्टर नंबर 4 व्यवसायिक संगठन के स्वरूप के अंदर साझेदारी का टॉपिक। और साझेदारी में भी आज हम पढ़ेंगे साझेदारी के गुण। तो हम इसके पहले पॉइंट देखते हैं कि इसके गुण कौन कौन से हैं। तो पहला है सरल स्थापना, कुशलताओं का एकीकरण, लोच, जोखिम का बंटवारा, संतुलित निर्णय, प्रत्यक्ष प्रोत्साहन, बड़ी मात्रा में वित्तीय साधन, गोपनीयता, प्रबंध में विशिष्टीकरण, अधिक प्रेरणा, सट्टेबाजी का अभाव, अल्पमत को संरक्षण, अवयस्क को संरक्षण और कम आय कर। तो इस तरीके से ये इसके जो गुण हैं, इनके 14 टॉपिक हैं, 14 पॉइंट हैं। अब हम इनकी एक एक करके डिटेल पढ़ते हैं। तो पहला है इसमें सरल स्थापना। तो साझेदारी संस्था की जो स्थापना होती है वो सरलता से बिना किसी कानूनी व्यवधान के की जा सकती है, और इसकी स्थापना में भी जो खर्च होता है वो कम खर्च होता है। यानी जो साझेदारी व्यवसाय है वह आसानी से बिना किसी कानूनी व्यवधान के, बिना कानूनी रोक टोक के इसे हम आसानी से सरलता से स्थापित कर सकते हैं, और इसको स्थापित करने में जो हमारा पैसा खर्च होना है वो भी बहुत अधिक पैसा खर्च नहीं होता। अगला है कुशलताओं का एकीकरण। तो साझेदारी के अंतर्गत दो या दो से अधिक व्यक्ति अपने साधनों, पूंजी, योग्यता, अनुभव आदि मिलकर प्रदान करते हैं। इस प्रकार साधनों तथा कुशलताओं का एकीकरण हो जाता है। यानी जब आपको जैसा पता ही है कि साझेदारी व्यापार में दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर व्यापार को चलाते हैं, और व्यापार को चलाने के लिए वे अपनी पूंजी, अपनी योग्यता, अपने संसाधन, अपने अनुभव, ये सारी चीज़ उस फर्म के अंदर लगाते हैं। तो यानी जो कुशलताएं हैं, जो योग्यताएं हैं, जो साधन है, जो पूंजी है, तो ये सारी चीज़ें मिलकर उस व्यवसाय को मिलकर उस व्यवसाय को चलाती हैं, आगे बढ़ाती हैं। तो यहाँ जो कुशलताओं का एकीकरण है, यानी हर पार्टनर्स के अंदर, हर साझेदार के अंदर अपनी अपनी योग्यताएं, अपनी अपनी कुशलताएं होती हैं, और उनको मिलाकर ही हम अपने साझेदारी फर्म को आगे बढ़ाते हैं, आगे चलाते हैं। लोच, तो साझेदारी में लोचता पाई जाती है। इसके अंदर लोचता का गुण होता है, इलास्टिसिटी का इसके अंदर क्वालिटी होती है, और इसी क्वालिटी की वजह से, इसी गुण की वजह से साझेदारी में हम अपनी इच्छा अनुसार या आवश्यकता अनुसार जब चाहें, जैसे चाहें वैसे परिवर्तन इसमें कर सकते हैं। जैसे पूंजी में बदलाव करना हो, साझेदारों में बदलाव करना हो, फर्म के स्थान में बदलाव करना हो, व्यवसाय के आकार में बदलाव करना हो, या उसके जो उद्देश्य हैं उद्देश्यों में बदलाव करना हो। यानी हमें जब भी, जहाँ भी, जैसी भी आवश्यकता होगी उस आवश्यकता अनुसार इसमें हम आसानी से बदलाव कर सकते हैं। अगला है जोखिम का बंटवारा। तो जैसा एकल व्यवसाय में होता है कि व्यापार में होने वाला समस्त लाभ या समस्त हानि, समस्त जोखिम उसी एक व्यापारी की होती है, लेकिन साझेदारी व्यवसाय में ऐसा नहीं होता। इसमें जो जोखिम होती है वह सभी साझेदारों के मध्य बढ़ जाती है। यानी जो जोखिम है उसका बंटवारा हो जाता है, यानी वो बढ़ जाती है। किसी एक साझेदार पर किसी भी जोखिम का या किसी भी नुकसान हानि का भार नहीं पड़ता। वहाँ स्थित सभी साझेदार उस जोखिम या उस हानि को वहन करते हैं। अगला है संतुलित निर्णय। तो साझेदारी में शीघ्र निर्णय लिए जा सकते हैं तथा सब साझेदार मिलकर निर्णय लेते हैं, इसलिए उसमें अधिक संतुलन होता है। यानी जो साझेदारी व्यवसाय है उसमें निर्णय शीघ्र लिए जाते हैं, और जो निर्णय लिए जाते हैं वो सभी की सहमति से लिए जाते हैं। और जब सभी की सहमति से निर्णय लिए जाएंगे तो वो निर्णय संतुलित होंगे, संतुलन में रहेंगे और सही निर्णय होंगे। अगला है प्रत्यक्ष प्रोत्साहन। तो साझेदारी में काम करने तथा लाभ प्राप्त करने में प्रत्यक्ष संबंध होता है, अतः वहाँ व्यक्तियों में अधिक परिश्रम करके अधिक लाभ कमाने की प्रेरणा पाई जाती है।
यानी जो साझेदारी है, साझेदारी में हम काम करने तथा लाभ प्राप्त करने में प्रत्यक्ष संबंध होता है, यानी काम करने और लाभ प्राप्त करने, काम करो और पैसा कमाओ, इसमें डायरेक्ट रिलेशन होता है, डायरेक्ट संबंध होता है। अतः यहाँ व्यक्तियों में अधिक परिश्रम करके अधिक लाभ कमाने की प्रेरणा पाई जाती है। ऐसी स्थिति में जो पार्टनर्स हैं वो सब मिलकर ये सोचते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे तो हमारी फर्म को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होगा और हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ का हिस्सा प्राप्त होगा। अगला है बड़ी मात्रा में वित्तीय साधन। तो जो एकाकी व्यापार में जो एकाकी व्यापारी बहुत अधिक पूंजी अपने व्यापार में विनियोजित नहीं कर सकता था, नहीं कर पाता था, तो ऐसी स्थिति में साझेदारी में ये गुण है, ये उसकी बहुत इम्पॉर्टेंट विशेषता भी है, गुण भी हो सकता है कि इसमें पूंजी की जो कमी होती है वो दूर हो जाती है, क्योंकि यहाँ सभी साझेदार मिलकर व्यापार के अंदर पूंजी लगाते हैं। तो ऐसी स्थिति में बड़ी मात्रा में पूंजी का विनियोजन हो जाता है, जिसका लाभ व्यापार को मिलता है। फिर है गोपनीयता। साझेदारी में अपने लेखों को प्रकाशित करना तथा अपनी रिपोर्ट को जमा करना आवश्यक नहीं होता, अतः अपने क्रियाकलापों से संबंधित जानकारियों को गोपनीय रखना संभव होता है। ना इसके अंदर जो व्यवसाय के वित्तीय जानकारी है उसको प्रकाशित करना या उसको बताना आवश्यक नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में जो व्यवसाय की वित्तीय स्थिति हैं या जो उनके क्रियाकलाप है या उनकी जो स्ट्रेटजीज हैं, कार्यविधियाँ हैं, पॉलिसीज़ हैं, नीतियाँ हैं, वे सारी की सारी गोपनीय रहती हैं। अगला है प्रबंध में विशिष्टीकरण। तो साझेदारी में कई साझेदार हो सकते हैं जिनमें कार्य का विभाजन करके विशिष्टीकरण का लाभ उठाना संभव होता है। विशिष्टीकरण का अर्थ होता है कि जिस व्यक्ति की जिसमें योग्यता है, जिसमें रुचि है, उसकी योग्यता और रुचि के अनुसार उसको कार्य का बांटना। तो चूंकि साझेदारी व्यवसाय में कई साझेदार हो सकते हैं, तो ऐसे स्थिति में जो साझेदार जिस काम में निपुण है, जिस काम में वो एक्सपर्ट है, जिस काम की वो योग्यता रखता है, उसे उस काम को सौंप दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम अपने व्यवसाय में विशिष्टीकरण का भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अधिक प्रेरणा। साझेदारी में सभी साझेदार लाभ हानि के बराबर भागीदार होते हैं, यानी जो साझेदार हैं सभी को उनके लाभ या हानि में बराबर का हिस्सा होता है। तो ऐसी स्थिति में उन्हें लाभ होगा या हानि की दशा में उनको, यानी जब लाभ होगा तो उन्हें लाभ मिलेगा, हानि होगी तो हानि उठानी पड़ेगी। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, साझेदार ये सोचते हैं कि हम हानि क्यों उठाएं, इसलिए वो अधिक मेहनत, अधिक परिश्रम करके ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाने के लिए कार्य करते हैं, यानी वो स्व प्रेरित होते हैं। अगला है सट्टेबाजी का भाव। तो असीमित दायित्व के कारण, यानी जो साझेदार हैं उनका दायित्व असीमित है, और असीमित दायित्व का अर्थ होता है कि यदि हानि हुई तो साझेदारों की निजी संपत्ति से उस हानि को पूर्ति की जाएगी, यानी पहले फर्म की संपत्तियों से, उसके बाद भी अगर हानि की पूर्ति नहीं होती है तो उनकी साझेदारों की निजी संपत्ति से उस हानि की पूर्ति की जाएगी। तो ऐसी स्थिति में जो साझेदार है उनके अंदर एक डर रहता है कि हम लोगों के दायित्व, यानी साझेदारी फर्म का दायित्व जो असीमित दायित्व है, ऐसे में यदि अधिक हानि हुई तो हमारी निजी संपत्ति से इसकी भरपाई की जाएगी। तो ऐसी स्थिति में वह सट्टेबाजी जैसी प्रवृत्तियां हैं उनके बारे में ध्यान नहीं देते या उस ओर आकर्षित नहीं होते हैं। अगला है अल्पमत को संरक्षण। तो साझेदारी व्यवसाय में सभी महत्वपूर्ण मामलों में निर्णय सर्वसम्मति से लिए जाते हैं, यानी साझेदारी व्यवसाय के अंदर जो भी निर्णय होते हैं, जो भी डिसीजन लेने होते हैं, वो सब सर्वसम्मति यानी सबकी सहमति से होते हैं। वैधानिक दृष्टि से अल्पमत की उपेक्षा नहीं की जा सकती। प्रत्येक साझेदार का अपना निर्णय पक्ष या विपक्ष में रखने के लिए स्वतंत्र होता है, लेकिन हम इसमें अल्पमत की भी उपेक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि प्रत्येक साझेदार को अपना विचार, अपने मत या अपना निर्णय पक्ष या विपक्ष में रखने की सहमति होती है या उसके पास उसका अधिकार होता है। अगला है अवयस्क को संरक्षण। तो साझेदारी व्यवसाय में सभी साझेदारों की सहमति से किसी अवयस्क को फर्म में सम्मिलित करके उसे लाभ में भागीदार बनाया जा सकता है, यानी जो साझेदारी व्यवसाय है उसमें साझेदारों की सहमति से, सभी साझेदार अगर सहमत होते हैं तो सभी साझेदारों की सहमति से हम अवयस्कों को भी साझेदार बना सकते हैं, यानी ऐसे व्यक्ति जो 18 वर्ष से कम है, जिसकी आयु 18 वर्ष से कम होती है, उसे भी हम इसमें पार्टनर बना सकते हैं, लेकिन वह पार्टनर केवल लाभ के लिए होगा, परंतु फर्म के ऋणों के लिए वह व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं होता। फर्म के जो लोन है, फर्म के जो लॉस होंगे, लोन होंगे, ऋण होंगे, हानियाँ होंगी, उसके लिए वो उत्तरदायी नहीं होगा।
फर्म में उसका जो हित है, उसका दायित्व केवल उस तक सीमित रहेगा। जितने हिस्से के लिए वो फर्म में पार्टनर बन रहा है, केवल उतने हिस्से तक उसके दायित्व रहेंगे, उससे अधिक उसके दायित्व नहीं होंगे। इस प्रकार अवयस्क के हितों की सुरक्षा भी की जाती है। यानी साझेदार के अंदर जो अवयस्क साझेदार हैं, उनके हितों की भी इसमें सुरक्षा होती है। अगला है कम आयकर। तो साझेदारी व्यवसाय को कंपनी की तुलना में कम आयकर देना पड़ता है। इसका लाभ फर्म को प्राप्त होता है। यानी जो आयकर है, आयकर में भी साझेदारी व्यवसाय को कुछ छूट होते हैं, रिलैक्सेशंस होते हैं, जिनके कारण यानी कंपनी की तुलना में उन्हें कम आयकर देना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में जो आयकर कम देने के कारण यानी कम आयकर देना है, तो जो लाभ है, उनके लाभ की मात्रा में बढ़ोतरी हो जाती है, जिसका लाभ साझेदारों को प्राप्त होता है। सो स्टूडेंट, आपको ये साझेदारी फर्म के लाभ समझ में आए होंगे, या गुण समझ में आए होंगे, या इसके आवश्यकता या महत्व समझ में आए होंगे। इनसे संबंधित यदि कोई भी डाउट्स या क्वेरीज हैं तो आप संपर्क करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू।